16 अप्रैल 2024 को मैक्सिको के ला क्रूज इलाके में एक मारिया नाम की 17 साल की लड़की अपने घर में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले थे। और जो ये मारिया थी ये अपनी माँ और अपनी बहन के साथ इस घर में रहा करती। और अब मारिया की माँ बाहर जाने के लिए घर से निकलती है और मारिया की बहन कुछ देर पहले ही घर से जा चुकी थी, यानी कि मारिया अब घर में अकेली थी और उसे नहीं पता था कि उसके लिए एक खतरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये रह रहे थे ये काफ़ी सालों से इसी बिल्डिंग में रहा करते। ये काफ़ी सुरक्षित बिल्डिंग है, ऐसा कभी भी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अब की बार कुछ होने वाला था। और जैसे ही मारिया की माँ घर से बाहर निकलती है वहाँ पर एक व्यक्ति छुपा बैठा था जिसका नाम कार्टेज मिरांडा था, जो कि घात लगाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। काफ़ी दिनों से वो इनके ऊपर नज़र रख रहा था। वैसे जो ये कार्टेज था ये इसी बिल्डिंग में रहा करता जिस बिल्डिंग में मारिया की फैमिली रहा करती। ये बहुत अच्छा पड़ोसी था, लोग इसको बहुत अच्छा माना करते, सबसे इसका मिलनसार स्वभाव था। अब कार्टेज इस बिल्डिंग में घुसता है और खिड़की के सहारे मारिया के अपार्टमेंट में चला जाता है। वैसे तो ये जो कार्टेज है ये पहले भी कई बार इनके घर में घुस चुका है, क्योंकि जब भी ये बाहर जाया करते ये अकेला खाली घर देखकर इसमें घुस जाया करता और हमेशा ये वहाँ पर जाता रहा करता, जिसकी वजह से इसने एक नक्शा तैयार कर लिया था ताकि जब भी ये इस काम को अंजाम देगा जो ये अब करने वाला था उसके लिए इसको सहूलियत हो। अब कार्टेज घर में घुसने के बाद सीधा ही मारिया के रूम की तरफ जाता है। उसने गेट को खोला, सामने मारिया बैठी थी। मारिया की नज़र जैसे ही इस कार्टेज पर पड़ी वो बहुत ज़ोर से उस पर चिल्ला उठी। वो बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर घुसने की, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कार्टेज उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं किसी और वजह से आया हूँ। लेकिन जो ये मारिया थी ये चिल्लाए जा रही थी, जिसकी वजह से कार्टेज का भी दिमाग खराब हुआ और वो उसके ऊपर झपट पड़ा। उसने मारिया के ऊपर हमला बोल दिया था। उसकी गर्दन को पकड़ के उसने उसे जमीन पर गिरा लिया और जब मारिया जमीन पर गिर गई तब जो ये कार्टेज था ये उसके ऊपर बैठकर उसकी गर्दन को दबाने लगता है और तब तक दबाए जाता है जब तक कि वो उससे लड़ाई करना बंद नहीं कर देती, यानी कि वो उससे खुद को छुड़वा रही थी। लेकिन जब तक वो उसका गला दबाए रखता है कि तब तक वो ढीली ना पड़ गई, वो बिल्कुल मोशनलेस नहीं हो गई। जल्द ही वो ढीली पड़ना शुरू हो गई। उसको अब बहुत गहरी गहरी सांसें आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। जिसके बाद वो उठता है वहाँ से और रसोई में जाता है, जहाँ से एक प्लास्टिक का बैग लेकर वो बाहर आता है और जो ये मारिया थी इसके सिर में डाल देता है और इसको सेक्सुअल एब्यूज़ करता है। और कार्टेज का कहना था कि वो चाहता था कि बिना हाथ लगाए इसका थैले से दम घुटता रहे, वो किसी भी पोजीशन में रहे लेकिन उसका दम घुटता रहे, वो धीरे धीरे मरती रहे। अब सब कुछ हो ही रहा था कि तभी नीचे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। मारिया की माँ घर आ चुकी थी, उसको ऊपर से आवाज़ आई। वो भागकर ऊपर की तरफ गई जहाँ पर उसकी बेटी मारिया रहा करती। वो जैसे ही ऊपर पहुँची उसने गेट पर जाकर देखा कि मारिया बिल्कुल बेसुध हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके ऊपर कार्टेज खड़ा है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ हमला करती है। वो पड़ोसियों को भी आवाज़ लगाती है मदद के लिए, जिसके बाद वो भागकर उस पर हमला करती है, उसको ज़मीन पर गिरा देती है। अब वो बौखला जाता है। कार्टेज उठकर रसोई में जाता है, एक चाकू उठाता है, मारिया की माँ के पेट में मारता है और उसके कंधों पर काफ़ी वार करता है। लेकिन जो ये मारिया की माँ थी ये डटकर उसका मुकाबला करती है, पड़ोसियों को भी आवाज़ लगाती है। जब कार्टेज को लगा कि ये नहीं संभलेगी वो उसे उठाकर बाहर खिड़की से फेंकना चाहता था, लेकिन मारिया की माँ ने खिड़की पर जो पर्दे लगे थे उनको पकड़ लिया। लेकिन फिर भी कार्टेज ने उसकी माँ को उठाया और बेड पर पटक दिया। वहाँ पर पटकते ही वो बेहोश हो गई, जिसके बाद कार्टेज वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जो पड़ोसी थे उन्होंने इसकी आवाज़ सुन ली थी। कुछ पड़ोसी कार्टेज के पीछे गए और कुछ पड़ोसियों ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तब पुलिस वालों ने देखा कि मारिया की माँ बहुत
बुरी हालत में है, उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। और दूसरी तरफ जो मारिया थी वो वहीं पर मौके पर घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। और वहीं पर जो मारिया थी उसकी आंटी सामने आती है, जिसने बताया कि मारिया एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती, वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार थी, उसके कुछ सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी और सपने पूरे करके वो अपनी माँ को एक घर खरीद कर देना चाहती थी। लेकिन अब ये सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे क्योंकि मारिया की बड़ी बेरहमी से वहां पर हत्या कर दी गई थी। और दूसरी तरफ जो पड़ोसी थे उन्होंने कार्टेज को पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले अब कार्टेज को अपने साथ लेकर जाते हैं और पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि उन्होंने एक अजीबोगरीब हत्यारे को पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है वो सिर्फ एक हत्यारा नहीं है, उसके पीछे कुछ बहुत ही भयानक सच्चाई छुपी हुई है। इसके बाद पुलिस वाले कार्टेज मिरांडा के अपार्टमेंट में पहुंचे ताकि वो वहां पर जाकर छानबीन कर सके कि वहां पर क्या कुछ है। लेकिन जो उन्हें वहां पर मिला उससे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई क्योंकि पुलिस वाले वहां पर जैसे ही पहुंचे उन्होंने छानबीन शुरू की। वहां पर 20 से ज़्यादा ह्यूमंस के अलग अलग अवशेष मिले, 5 खोपड़ियां मिली, चारों तरफ दीवारों पर खून ही खून लगा हुआ था। यहाँ तक कि केमिकल्स, बड़ी बड़ी आरियां और 20 से ज़्यादा महिलाओं की वहाँ पर आईडी प्रूफ मिले थे। साथ में वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं के जेवर और कपड़े वगैरह इनको संभाल के रखा गया था एक ट्रॉफी की तरह। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिली थी, पुलिस वाले देखकर दंग रह गए थे। वहाँ पर पुलिस वालों को एक डायरी भी मिली थी जिस डायरी के अंदर उसने जो ये कार्टेज था इसने बिल्कुल हर एक चीज़ को डिटेल वाइज लिख रखा था कि उसने अपने पहला विक्टिम को कैसे मारा और कहाँ से उसे उठाया, कैसे उसको मारा, कैसे उसके टुकड़े किए, कैसे उसे ड्राम में डालकर उसको एसिड में डालकर घोल डाला। हर एक चीज को उसने वहां पर लिखा हुआ था। पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये सिर्फ एक हत्यारा नहीं है बल्कि एक बहुत ही भयानक सीरियल किलर है जो खुलेआम छुपा हुआ था, जिसको कोई भी नहीं पहचान रहा था। आगे चलकर इसको मैक्सिकन जेफरी डेमन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात है, इसकी जितनी भी विक्टिम्स थी वो सारी की सारी महिलाएं ही थी, तो ये महिलाओं को ही अपना शिकार क्यों बनाया करता? इसके मन में महिलाओं के लिए इतनी नफरत क्यों भरी हुई थी? 25 अक्टूबर 1984 को मैक्सिको के अंदर ही इसका जन्म हुआ था, यानी कि कार्टेज का। और कार्टेज की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम क्लाउडिया था। इनके पिता एक बैक्टीरियल केमिस्ट थे और इन दोनों की माँ घर का काम किया करती, इन दोनों की देखभाल किया करती। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और अपने पिता की तरह ही कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये स्कूल में सबसे होशियार बन चुके थे। जल्द ही इन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। जो ये कार्टेज था ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि स्कूल में जो भी टीचर्स थे वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। लेकिन ये कितना भी टीचर्स को इम्प्रेस कर ले, लेकिन जो इसकी बहन क्लाउडिया थी उसे ही हर चीज़ की तारीफ मिला करती, इसकी इतनी तारीफ नहीं हुआ करती। और कार्टेज का ये भी कहना था कि उसके पिता यानी कि कार्टेज के पिता उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया करते और उसकी माँ और उसकी बहन उसको नहीं बचाया करते। लेकिन यहाँ पर जो क्लाउडिया थी उसका कहना था कि उनके पिता दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया करते, लेकिन कार्टेज को ऐसा लगा करता कि उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी माँ और बहन से भी नफरत करने लगा और फिर वो अलग रहने लगा था। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो केमिकल्स, एसिड वगैरह बनाने की प्रैक्टिस करने लगा और जो भी वो एसिड बनाया करता उनको लेकर वो गाड़ियों पर और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता, उनको उसके अंदर डालकर जलाकर देखता। जब वो दर्द में चीखते चिल्लाते तो कार्टेज को बहुत ज़्यादा मजा आया करता। और इसके बाद जब कार्टेज 23 साल का हुआ वो एक लैब में ज्वाइन हो जाता है। वो लैब में काम करने लगा जो कि पानी और खाने को एनालाइज किया करती। उस लैब में ये काम करने लगा। लगभग 2 साल तक इसने वहां पर काम किया था। इसने फेसबुक पर भी अपनी आईडी बनाई हुई थी। इसके लगभग 30 फ्रेंड्स थे, उन्हीं के साथ ये बातें किया करता और वहीं पर अपनी पोस्ट वगैरह डाला करता। ये कहीं बाहर घूमने जाता तो उनकी भी पोस्ट ये यहाँ पर डाल दिया करता। और फिर 2012 में सब कुछ बदल गया
क्योंकि जो ये कार्टेज था जहाँ पर इसका काम किया करता है, यानी कि जहाँ पर इसका ऑफिस था वहीं पर ये चला जाता है, वहीं पर एक अपार्टमेंट ले लेता है और वहीं पर इसकी मुलाकात होती है एक 22 साल की फ्रेडा नाम की लड़की से, जो वहीं पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी। और जो ये कार्टेज था जहाँ पर इसने अपार्टमेंट लिया था उसी के पड़ोस में वो भी रहने के लिए आ चुकी थी। धीरे धीरे फ्रेडा और कार्टेज की दोस्ती अच्छी होती गई, वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगे और जल्द ही जो ये कार्टेज था इसने फ्रेडा को एक किताब दी जिसका नाम परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डर था। ये किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, बल्कि इस किताब में एक व्यक्ति महिला को मारा करता और उनका परफ्यूम बना दिया करता। और 2013 आते आते इन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा गहरा हो चुका था। ये इसको मिलाने के लिए अपने पिता के पास भी लेकर गई और यहाँ पर जो कार्टेज था इसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी ताकि ये दोनों अच्छे से टाइम बिता सके। और फिर जब ये बेरोजगार हुआ उस टाइम पर इसने एक एनिमल राइट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लिया ताकि ये वहां पर महिलाओं से मिल सके। फिर वो नौकरी छोड़ने के बाद इसने फरवरी 2014 में एक लैब में फिर से ज्वाइन किया और एक महीने के बाद ही इसको यहाँ से निकाल दिया गया, जिसके बाद इसने फेसबुक पर बहुत डार्क पोयम लिखना शुरू कर दिया। और जो ये फ्रेडा थी इसने 7 दिसंबर 2014 को एक अजीबोगरीब मैसेज टाइप किया और उसे पोस्ट किया अपनी फेसबुक पर, जिसमें इसने लिखा था कि मैं जहाँ से आई हूँ मैं वहाँ पर वापस जा रही हूँ, मैं पीछे मुड़कर वापस नहीं देखूंगी। और इसके बाद फ्रेडा गायब हो गई, उसको किसी ने भी नहीं देखा। वो आखिरी मैसेज था जो फ्रेडा ने लिखा था। और फिर इसके 2 महीने बाद यानी कि 7 फरवरी 2015 को फ्रेडा के माता पिता 3 घंटे का सफ़र करके मेक्सिको सिटी पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहां पर रिपोर्ट लिखवाते हैं इसके गायब होने की। तब पुलिस वालों ने यहां पर फ्रेडा की ही गलती निकाली। उन्होंने कहा कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, वो जल्द ही वापस लौट आएगी, जिसकी वजह से इसके माता पिता को हताश होकर वापस लौटना पड़ा। उनका मानना था कि फ्रेडा कभी ना कभी तो वापस लौट आएगी, लेकिन महीने दर महीने ऐसे ही बीतते गए, लेकिन फ्रेडा का कुछ भी पता नहीं चला, वो कभी भी वापस नहीं लौटी। और इस बीच जो कार्टेज था वो अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वो अब मरे हुए जानवरों की और साथ में जो मर्डरर थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मर्डर किए थे उन मर्डरर्स की वो पोस्टें फेसबुक पर डालने लगा था। और फिर 23 अक्टूबर 2015 को उसने फेसबुक पर एक डार्क पोयम पोस्ट की जिसका टाइटल था आई विल मिस यू। और इसमें लिखा था कि मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि तुम्हारे हाथ नहीं हिल रहे, मैंने पाया तुम्हारा शरीर अकड़ गया है और जब मैंने देखा कि तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ चुका है तब मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने तुम्हारी पीठ को छुआ, वहां पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारी गर्दन को छुआ, वहां पर पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। बर्फ की तरह ठंडी चट्टान और लोहे की तरह सख्त चट्टान। और सबसे बुरी बात कि तुम मोशनलेस थी, तुम्हारे अंदर कोई भी गति नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ पर जो ये कार्टेज है ये फ्रेडा के मरने के बाद उसके साथ बिताए गए पल, यानी कि जब वो मर चुकी थी उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में इसने ये पोयम लिखी थी। और इसने इससे आगे वाले पहरे में और भी कुछ लिखा था। उसके शरीर के डिस्पोज होने के बारे में अगले पहरे में लिखा था, तुम्हारे शरीर में खून सूखने में कुछ टाइम लगा, तुम्हारे शरीर में दरारें बन गई, तुम्हारी त्वचा कटने लगी थी, तुम्हारी उंगलियां टूट रही थी, तुम्हारा पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, तुम धूल में तब्दील हो गई। लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आया कि ये किस बारे में बात कर रहा है। कार्टेज कई सालों तक ऐसी ही अजीब पोस्टें यहाँ पर किया करता। और फिर 2024 में जो ये मारिया थी ये मरी, उसके बाद इसके अपार्टमेंट में पुलिस वाले पहुंचे, वहां पर भी इन्हें एक डायरी मिली जिस डायरी में फ्रेडा के लिए एक और पोयम लिखी गई थी जिसमें इसने खुलकर कहा था कि वो उसका इंतजार कर रहा था। ऐसी बहुत ही डार्क पोयम इसने यहाँ पर लिखी थी और इसने डायरी के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें लिख रखी थी जिसे देखकर पुलिस वाले बहुत ज्यादा दंग रह गए, क्योंकि इसमें इसने कैसे ये हत्या करेगा और हर बार ये कुछ अलग टेक्निक अपनाया करता, लेकिन लास्ट में उन्हें
एसिड में ही घोल दिया करता। ऐसा कुछ ये कर रहा था और हर बार ये खुद पर गर्व महसूस किया करता। ये सब कुछ इसने लिखा हुआ था। और सबसे भयानक चीज, इसने अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड से इसको एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ, लेकिन उसको भी इसने जैसे अपने पहले विक्टिम्स को मारा था वैसे ही ठिकाने लगा दिया और उसके अवशेषों को एसिड में घोलकर फेंक डाला। और इसकी डायरी के अनुसार 2012 में इसने अपना पहले विक्टिम को शिकार बनाया था। जो इसका पहला विक्टिम था उसका नाम कैरेन था, जो इसी की लैब में काम किया करती। और धीरे धीरे जो ये कार्टिस्ट था ये कैरेन पर मोहित हो गया। वो उससे प्यार कर बैठा, लेकिन कैरेन इसको घास नहीं डाला करती और इस बात से ये बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा। इसको गुस्सा आने लगा कैरेन पर, लेकिन इसने उसको कभी भी शो नहीं होने दिया। फिर कैरेन का 22वां जन्मदिन आया और इसने यानी कि कार्टेज ने उसका जो जन्मदिन की पार्टी थी वो अपने घर पर आयोजित की और उसको इनवाइट किया और साथ में बहुत सारे कलीग्स को यानी कि जो उसके साथ लैब में काम किया करते उन सबको वहां पर बुलाया। और फिर शनिवार का दिन था, 1 दिसंबर 2012 के दिन ये पार्टी स्टार्ट होती है। इस पार्टी में जो कैरेन थी वो भी आई हुई थी। सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और धीरे धीरे अब सुबह के 6 बज चुके थे और 6 बजने के बाद कैरेन घर जाना चाहती थी, लेकिन जो ये कार्टेज था इसने कहा कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। वो उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है और उसने जाने से पहले वहां पर लोगों से कहा था कि मुझे और भी बीच में काम है तो मुझे आने में टाइम लगेगा। और इसके बाद कैरेन गायब हो गई, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। और फिर 1 बजे तक जो ये कार्टेज था ये वापस घर पर लौटता है। लोग उसे देखकर हैरान थे कि 7 घंटे तक वो घर से बाहर था। और उन्हें जब इस बारे में पता चला कि कैरेन की मौत हो चुकी है तो सबका शक इसी पर गया यानी कि कार्टेज पर, क्योंकि 7 घंटे तक वो बाहर था और उसकी जो ये हरकतें हुआ करती उसे देखकर सबको इसी पर शक हो रहा था। लेकिन शक के आधार पर इसको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि पक्का प्रूफ किसी के पास भी नहीं था कि इसने ही कैरेन को मारा है। और कैरेन की मौत के कुछ हफ्ते बाद ही उसकी मुलाकात फ्रेडा से हुई और फ्रेडा को भी उसने ऐसे ही मार डाला। और यहाँ पर जो कैरेन थी वो उसकी पहली विक्टिम नहीं थी, बल्कि इससे कुछ महीने पहले एक 18 साल की मारियानी नाम की लड़की उसकी पहली विक्टिम थी, जो स्कूल में पढ़ा करती। वो सुबह 8:50 पर अपने स्कूल के लिए घर से निकल गई। शाम को जब उसकी माँ 8 बजे आई तब वो घर पर नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवाई, लेकिन पुलिस वाले उसको नहीं ढूंढ पाए। उसके परिवार वालों ने यह भी कहा कि कार्टेज वो आखिरी व्यक्ति था जिसके साथ उसे देखा गया था। वो उसके साथ प्रोजेक्ट वगैरह शेयर किया करती, लेकिन फिर भी किसी ने कार्टेज को नहीं छुआ, उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। उससे बस पूछताछ की गई और उसे छोड़ दिया गया। और तो और यहाँ पर खूनी को पकड़ने के लिए $1.5 मिलियन का इनाम भी रखा गया, लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सब चीजों के आंखों के सामने होते हुए भी हत्यारे को नहीं पकड़ा गया, जिसकी वजह से आगे और भी हत्याएं ऐसे ही होती रही। और फिर मारियानी एक अनसुलझी मिस्ट्री बन के रह गई। लेकिन फिर कई सालों के बाद जब ये डायरी मिलती है कार्टेज की, उसके अंदर कई बार मारियानी का जिक्र किया गया, जिसकी वजह से पुलिस वाले समझ चुके थे कि मारियानी को भी इसने ही मारा होगा, उसे इसी ने गायब किया होगा। और फिर 2018 में कार्टेज ने एक विवियाना नाम की लड़की को अपना शिकार बनाया। वो उसी के साथ लैब में काम किया करती और ये उसके ऊपर मोहित हो गया। वो अपने एक फ्रेंड के साथ अपने घर पर जा रही थी। वो रात को अपनी शिफ्ट खत्म करके मेट्रो में बैठकर अपने दोस्त के साथ वहां से चली जाती है और जहां पर वो उतरी वहां से सिर्फ 30 मीटर दूर ही उसका घर था, लेकिन वो घर तक नहीं पहुंची। विवियाना का एक पति और उसकी एक 9 साल की बेटी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि विवियाना गायब हो गई है, वो पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने जाकर रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहां पर इसकी सुनवाई नहीं की गई। मीडिया कवरेज वालों ने वहां पर कुछ और ही छापा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो विवियाना थी उसने खुद का ध्यान रखना चाहिए था, उसने सावधानी बरतनी चाहिए थी। इसके बाद जो विवियाना की बहन थी उसने कुछ तस्वीरें बनाई, कुछ पेंटिंग की और वहां पर मेट्रो स्टेशन पर लगा दी, ताकि कोई और ऐसे विवियाना की तरह शिकार ना बन जाए, वो आगे से सावधान होकर चले। और महिलाओं के जैसे विवियाना का भी शरीर कभी नहीं मिला।
तो इसका मतलब तो यही है कि उसे भी अपार्टमेंट में ले जाया गया, उसके टुकड़े किए गए, एसिड में घोल दिए गए। इसने फिर अपनी अगली शिकार चुनी, क्लाउडिया एंड्रिया, जो कि 36 साल की एक केमिस्ट्री स्टूडेंट थी। वो 2019 में अपने अपार्टमेंट के अंदर मरी हुई पाई गई थी। उसकी लाश वहां पर सड़ रही थी, वो डिस्पोज हो रही थी। और जब पुलिस वालों ने वहां पर जांच की तो उनका मानना था कि इसकी मौत नेचुरल डेथ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आई। लेकिन कई महीने जब बीत गए तब इसके परिवार वालों को ये पता चला कि उसके क्रेडिट कार्ड को कोई यूज कर रहा है, उसके बैंक खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं। और हर बार की तरह पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। कार्टेज मिरांडा अपना काम किए जा रहा था। पुलिस वाले इस गुत्थी को सुलझा ही नहीं पा रहे थे कि जब तक कि ये मारिया का कत्ल नहीं हुआ और पड़ोसियों ने उसे पकड़ा नहीं और उसके घर पर जाकर वो डायरी नहीं मिली, तब तक पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब डायरी मिली तब उसके अंदर 35 से ज्यादा महिलाओं के नाम लिखे हुए थे जो कि उसने मार डाला। और उसने हर एक के डिटेल में ये लिख रखा था कि उसने कैसे उन महिलाओं को मारा है। और वहां पर जो वो 20 आईडी मिली थी उसमें से 5 महिलाओं के जिंदा होने के सबूत मिले थे। और फिर पूछताछ के दौरान कार्टेज ने डिटेल में बताया कि वो कैसे महिलाओं को मारा करता, उनके टुकड़े कैसे वो किया करता। यहाँ तक कि वो इतना बेदर्द था कि उसने महिलाओं के जब वो टुकड़े कर लेता तो वो उन्हें एसिड में डालकर देखा करता कि वो कितनी देर में गलेंगे। और तो और वो कई बार तो उन टुकड़ों का वेट करता, उनको वजन में तोल कर देखता कि इतने ग्राम का टुकड़ा है तो इसको एसिड में डालूंगा तो ये कितनी देर में गल जाएगा। वो स्टॉप वॉच लगाकर ये सब कुछ देखा करता। और फिर 14 अप्रैल 2025 को कार्टेज के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि यहाँ पर फिलहाल जो मारिया मरी थी और उसकी मां पर जो हमला किया था, सिर्फ ये 2 ही केस इसके ऊपर चले थे। और दूसरी तरफ जो इसने 14 साल में कांड किए थे उसके गुत्थी को सुलझाने में पुलिस वाले लगे हुए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे सॉल्व करें। अगर सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता तो 78 साल की उसे सजा होती, यानी कि लगभग उम्र कैद ही उसके लिए तो ये सजा थी। और फिर जो ये कार्टेज था, जिस दिन उसकी पेशी थी यानी कि अदालत में जब उसकी तारीख थी, उसे बुलाया गया, उससे कुछ घंटे पहले ही वो जेल में ही गिरकर उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। कार्टेज 40 साल की उम्र में ही मारा गया था। यहाँ पर जो ये कार्टेज था, इसकी जो ये मौत हुई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसको बहुत ही गंदी सजा मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर इसको कोई भी सजा नहीं मिल पाई और इसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।